किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम साइंस के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। साइंस, जिसे विज्ञान कहते हैं, साइंस शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका मतलब होता है टू नो यानी जानना, या नॉलेज यानी ज्ञान। हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका सिस्टमेटिक नॉलेज यानी क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही साइंस कहलाता है। साइंस को मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं। फिजिक्स, जिसे हिंदी में भौतिकी कहा जाता है, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी जीव विज्ञान। हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, एक जूलॉजी प्राणी विज्ञान और दूसरा बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्राणी विज्ञान यानी इसमें हम एनिमल्स जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। जीव और पेड़ पौधे कई मायनों में अलग होते हैं। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, जबकि पेड़ पौधे एक जगह स्थिर होते हैं, इसीलिए इनको अलग बॉटनी में रखा गया है। इसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के फादर यानी जनक अरस्तु को माना जाता है। इनके द्वारा लिखी गई बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन है। बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। इनकी बुक हिस्टोरिया प्लांटरम में लगभग 500 किस्म के पौधों का वर्णन है। आपको जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का जनक ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। साथ ही अरस्तु और थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखी गई पुस्तक को भी ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। आज हम बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सेल से स्टार्ट करेंगे, जिसे हिंदी में कोशिका कहा जाता है। जिस प्रकार हम विभिन्न ईंटों को जोड़कर दीवार या भवन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं यानी सेल एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर यानी बॉडी का निर्माण करती है। ये कैसे, चलिए देखते हैं। सेल यानी कोशिका बेसिक यूनिट है। सेल के ग्रुपिंग से टिश्यू यानी ऊतक बनते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन यानी अंग बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम यानी तंत्र का निर्माण करते हैं, और इन्हीं ऑर्गन सिस्टम से हमारा बॉडी यानी शरीर बनता है। इस तरह हम जाने कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। इस बात को ध्यान में रखना है। अक्सर एग्जाम में इन्हीं बेसिक चीज़ों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, ऑप्शन में दे देगा सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी। तो आपको सेल में टिक करना है। हमारा शरीर लगभग ट्रिलियन यानी खरबों सेलों से बना है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको सेल के एक सिंपल डायग्राम दिखाते हैं और बताते हैं कि इसमें मेनली क्या क्या होता है। स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, यह सेल है। इसके सबसे बाहरी परत जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसे सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और परत पाया जाता है, जिसे सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में यह नहीं पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड सब्सटेंस यानी द्रव्य पदार्थ पाया जाता है, उसे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसी में सेल के ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसका डिटेल से हम लोग देखेंगे। सेल में एक डेंस राउंड बॉडी यानी घनी गोलाकार संरचना पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियस यानी केंद्रक बोलते हैं।
सेल की तरह ये भी मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली कहते हैं। चलिए आगे जानते हैं सेल की खोज किसने की और कब हुआ, यानी डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में पेड़ की छाल का टुकड़ा, जिसे कुर्क कहा जाता है, को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, जिसमें मधुमक्खी का छत्ता जैसा बना दिखा, जो छोटे छोटे बॉक्स से बने थे। इन्हीं बॉक्स को सेल नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है छोटा रूम। इस प्रकार रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की, पर इन्होंने कुर्क को ऑब्जर्व किया, जो कि डेड सेल का होता है। इसीलिए इन्होंने डेड सेल यानी मृत कोशिका की खोज की। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि सेल की खोज किसने की, तो सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक। इसके बाद ल्यून हुक ने 1674 में लिविंग सेल का डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस यानी केंद्रक का खोज किया। न्यूक्लियस क्या होता है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया, यानी कोशिका सिद्धांत। ये तो हुई डिस्कवरी की बात। आगे देखते हैं कोशिका के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सेल। सेल के दो टाइप्स हैं, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव और मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यूनि यानी एक, सेलुलर यानी सेल, वह जीव जिसका शरीर एक सेल में बना हो। इसके एग्जाम्पल होंगे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमिडोमोनास। मल्टीसेलुलर यानी जिसका शरीर मोर देन वन सेल से बना हो, जैसे फंगी यानी कवक, प्लांट्स यानी पादप, एनिमल्स यानी जंतु। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि सभी जीवधारियों का जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होता है, यानी जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, सभी के लाइफ की शुरुआत सिंगल सेल से होती है, जो डिवाइड होकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। हमने डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल के टाइप को देखा। आगे हम सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमारे शरीर में ऑर्गन होता है जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं, उसी तरह शरीर के सबसे छोटी इकाई यानी सेल के भी ऑर्गन होते हैं, जिसे सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग कहा जाता है, और सभी के अपने अपने कार्य हैं। चलिए एक एक करके सभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के बारे में जानेंगे। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत यानी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। यह कोशिका को बाहरी पर्यावरण से अलग यानी सेपरेट करता है, सेल को शेप देता है। इसमें पोरस होता है जो अलाउ करता है सब्सटेंस को अंदर और बाहर जाने के लिए। इसीलिए इसको सेलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन यानी वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। सेल में सब्सटेंस का मूवमेंट जैसे तैसे नहीं होता है, जैसे कि सब्सटेंस बाहर निकल गया है, अंदर आ गया है, प्रोसेस के तहत होता है। चलिए जानते हैं इस प्रोसेस को। दो प्रोसेस है, एक डिफ्यूजन यानी विसरण और दूसरा ऑस्मोसिस यानी परासरण। दोनों प्रोसेस एक ही तरह से होता है। दोनों में सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। बस गैस के केस में डिफ्यूजन कहलाता है और वाटर और लिक्विड के केस में ऑस्मोसिस कहलाता है। चलिए देखते हैं एक एक करके। डिफ्यूजन विसरण, जैसा कि यह सेल है, सेल को O2 की ज़रूरत होती है और CO2 उसका वेस्ट होता है। देख रहे हैं कि इसके अंदर CO2 बढ़ गया है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अंदर ज़्यादा हो गया है। कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या। तो CO2 बाहर निकलेगा तब तक जब तक अंदर और बाहर का कंसंट्रेशन एक समान ना हो जाए। इसी तरह O2 को अंदर लेता है। O2 का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, इसीलिए यह अंदर की तरफ मूव करेगा। अगला देखते हैं ऑस्मोसिस यानी परासरण। इसी तरह ऑस्मोसिस वाटर के केस में होता है। अंदर में वेस्ट वाटर है जो कि बाहर की तरफ मूव करेगा और फ्रेश वाटर अंदर की तरफ। एक बात ध्यान में रखना है कि
एक कोशिकीय जलीय जीव ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही जल एब्जॉर्ब करते हैं। साथ ही प्लांट का रूट में वाटर एब्जॉर्ब भी ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही होता है। ये चीज़ एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि सेल मेम्ब्रेन 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं सेल वॉल के बारे में, यानी कोशिका भित्ति। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक बाहरी परत होती है, उसे सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे देखते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में। सेल के सेंटर में डेंस राउंड बॉडी होती है, यानी घनी गोलाकार संरचना। इसी को न्यूक्लियस यानी केंद्रक कहते हैं। यह सेल की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे कंट्रोल रूम और ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होता है और धागे की तरह जाल के रूप में क्रोमेटिन मटेरियल रहता है। जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है तब यह क्रोमेटिन मटेरियल संगठित यानी अरेंज हो जाता है और रोड शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। तो याद रखना है, सेल में क्रोमोसोम कब दिखाई देता है? तो आंसर होगा सेल जब डिवाइड होने वाला होता है। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की सूचना यानी इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर होती है। वो माता पिता से डीएनए मॉलिक्यूल के रूप में अगली संतति यानी बेटे बेटियों में जाते हैं। आनुवांशिक गुण जैसे कि आप पिता जैसे दिखते हैं, अगर माँ के बाल घुंघराले हैं तो उनके बेटे बेटियों के बाल घुंघरेले हो सकते हैं। यहाँ डीएनए आया है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन होता है। डीएनए मॉलिक्यूल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, जैसे कि सेल के निर्माण व संगठन की सभी जरूरी सूचना। डीएनए के क्रियात्मक खंड यानी फंक्शनल सेगमेंट को जीन कहा जाता है। सेल की तरह न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह डबल लेयर होता है, यानी दोहरे परत का। आगे देखते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं उसे ही साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। आगे देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में। यह नेटवर्क सिस्टम यानी जालिका तंत्र का निर्माण करता है। इसे 2 भागों में बांटते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप से देखने पर खुरदरी यानी रफ दिखाई देती है, क्योंकि इसके सरफेस में राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि सभी एक्टिव सेल में पाया जाता है। इसी में प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है यानी बनता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन सेल के किस ऑर्गेनेल्स में मैन्युफैक्चर होता है, तो आंसर होगा राइबोसोम। आगे देखते हैं गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी उपकरण के बारे में। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिंथेटिक मटेरियल होता है, मतलब जो सब्सटेंस बनता है, उसे गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस तरह गोल्जी एपरेटस का काम पैक करने का हुआ। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ता है। लाइसोसोम कोशिका को साफ करता है। यह कोई भी बाहरी मटेरियल या टूटी फूटी सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करके सेल को क्लीन करता है। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जब कोशिका डैमेज या मृत होता है यानी डेड हो जाता है, तो लाइसोसोम फट जाता है और इसके अपने ही एंजाइम्स
कोशिका को डाइजेस्ट कर देते हैं। इसी कारण इसे आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। यह इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, किस सेल ऑर्गेनेल्स को कहा जाता है। तो उसका आंसर होगा लाइसोसोम। सेल को क्लीन करने का काम कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स करता है, तो इसका भी आंसर होगा लाइसोसोम। सेल में पैकेजिंग का काम कौन करता है, तो इसका आंसर होगा गोल्जी अपरेटस। आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। हमारे शरीर को वेरियस केमिकल एक्टिविटी करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वह एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से ही रिलीज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। शरीर नए रासायनिक यौगिक को बनाने तथा ये आंतरिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। इसका अपना खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होता है, इसीलिए यह अपना खुद का प्रोटीन स्वयं बनाता है। प्लास्टिड, जिन्हें हिंदी में लवक या प्लास्टिड ही बोला जाता है, यह सिर्फ प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा अंगक यानी सेल ऑर्गेनेल है। इसमें पाए जाने वाले पिगमेंट यानी वर्णक के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यह हरे रंग छोड़कर अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे टमाटर कच्चा में हरा रंग का होता है पर पकने पर लाल हो जाता है, क्योंकि उसका हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है। इससे हम समझें कि तीनों प्रकार के लवक आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। यह व्हाइट या कलरलेस यानी रंगहीन प्लास्टिड है। यह प्लांट के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे जड़, रूट या जमीन के अंदर के तने। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण यह हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, जिससे कि क्लोरोप्लास्ट में भोजन का निर्माण होता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल यानी कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि किचन ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, तो आपको क्लोरोप्लास्ट पे टिक करना है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण आया। इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, पर कुछ कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता देते हैं कि पेड़ के पत्तियों में सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनने का प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट, CO2, H2O, क्लोरोफिल जरूरी तत्व हैं। यहाँ पर क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंट रोल है। क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस होता है। साथ ही आपको याद रखना है कि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है और इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। मगर यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्लास्टिड के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो आपको क्लोरोप्लास्ट करना है। पर सिंपली पूछा जाए कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो उसमें क्लोरोफिल करना है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, जिससे कि अपना कुछ प्रोटीन खुद बनाता है। इस तरह हम लोग ने देखा कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। आगे चलते हैं और जानते हैं वैक्यूल यानी रसधानी के बारे में। यह एनिमल सेल में छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल में यह काफ़ी बड़ा होता है। लगभग प्लांट सेल का 90% तक का स्थान घेरता है। वैक्यूल प्लांट सेल को कठोरता तथा सहारा प्रदान करता है। वैक्यूल यानी रसधनियाँ ठोस अथवा सरल पदार्थों का संग्रहक थैली है। आगे देखते हैं सेंट्रोसोम या सेंट्रोआइल, जिसे हिंदी में तारक काय व तारक केंद्रक कहते हैं। यह सभी जंतु की कोशिकाओं में यानी एनिमल सेल में पाया जाता है। यह कुछ ही पादप कोशिकाओं में जैसे फंजाई, ब्रायोफाइटा, फर्न, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। यहाँ फंजाई, ब्रायोफाइटा, फर्न, जिम्नोस्पर्म इन सबों के बारे में हम क्लासिफिकेशन चैप्टर में डिटेल से देखेंगे। आगे देखते हैं स्पीरोसोम के बारे में। इसे पादप कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है। ये वसा यानी फैट्स का संश्लेषण व संग्रहण करता है। तो हमने सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखा। हमने पाया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंस है। चलिए प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस को देखते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल। आप स्क्रीन में प्लांट सेल और एनिमल सेल देख पा रहे हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि प्लांट सेल में सेल वाल यानी कोशिका भित्ति पाया जाता है, जो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के बाहर होता है या सेल्यूलोज का बना होता है। सेल वाल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। हमने यह भी देखा कि प्लास्टिड यानी लवक सिर्फ प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में पाया जाता है। एनिमल सेल में यह नहीं पाया जाता है।
इसके बाद हमने यह भी देखा कि एनिमल सेल में छोटी छोटी वैक्यूल होती है, जबकि प्लांट सेल में यह बहुत बड़ी, लगभग सेल का 90% स्थान को घेरता है। अगर साइज को देखें तो एनिमल सेल प्रायः छोटी होती है, जबकि प्लांट सेल एनिमल सेल की तुलना में बड़ी होती है। अगर शेप की बात करें तो एनिमल सेल विभिन्न शेप की होती है, जनरली ओवल यानी गोलाकार होती है। प्लांट सेल ज़्यादातर सेम शेप के होते हैं, जनरली यह रेक्टेंगुलर यानी चौकोर होते हैं। एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो प्लांट सेल में एनर्जी स्टोरेज यानी ऊर्जा संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, जबकि एनिमल सेल में यह कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आगे देखते हैं सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के बारे में। सेल डिवीजन यह नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। पेरेंट सेल यानी पैतृक कोशिका या मदर सेल यानी मातृ कोशिका जो सेल डिवाइड होने वाला होता है उसको कहते हैं, जबकि डॉटर सेल यानी संतति कोशिका जो डिवीजन के बाद सेल बनता है उसको कहते हैं। सेल डिवीजन मुख्यतः दो तरह के होते हैं। पहला माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। इसमें मदर सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, यानी दो संतति कोशिका का निर्माण होता है। यह आइडेंटिकल यानी समरूप एक समान होता है। क्रोमोजोम की संख्या की बात करें तो इसमें मदर सेल की क्रोमोजोम तथा डॉटर सेल का क्रोमोजोम सेम होता है। दूसरा है मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। इसमें 4 नए डॉटर सेल का निर्माण होता है। इसमें गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम की बात करें तो डॉटर सेल का क्रोमोजोम मदर सेल के क्रोमोजोम से हाफ होता है, यानी आधा होता है। इस बात को खास तौर पर ध्यान रखना है कि माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन में क्रोमोजोम की संख्या सेम रहता है, जबकि मायोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोजोम की संख्या में अंतर होता है। मदर सेल से क्रोमोजोम डॉटर सेल में हाफ हो जाता है। माइटोसिस वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक है, जबकि मेयोसिस रिप्रोडक्टिव सेल जनन कोशिकाओं में होता है। यह जीवों में विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने टाइप्स ऑफ सेल पढ़ा था। उस समय हमने सेल को उसकी संख्या के आधार पर डिवाइड किया था, जबकि आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका विभाजन न्यूक्लियस यानी केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर करेंगे। इस आधार पर सेल को हम दो भागों में बांटते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। इस कारण इसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, मतलब इसका अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, साथ ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, यानी पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम के कण प्रेजेंट होते हैं, परंतु मेम्ब्रेन यानी झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम अब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में गुणसूत्रों की यानी क्रोमोजोम की संख्या केवल 1 होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोजोम की संख्या 1 से अधिक पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन फिजन और बडिंग से होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन माइटोसिस या मियोसिस से होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है, इसलिए इसे न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल होंगे बैक्टीरिया यानी जीवाणु और ब्लू ग्रीन अलगी यानी नील हरित शैवाल, जबकि यूकैरियोटिक सेल में इन दोनों के अलावा सभी आएंगे। यहाँ आपको विशेष ध्यान देना है कि प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी आते हैं, एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं। तो हमने सेल के लगभग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लिया है, जिससे कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने देखा था यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से बनी होती है। उसके सारे काम जैसे फूड लेना, गैसियस एक्सचेंज करना, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन सभी एक सेल द्वारा ही होता है। पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है। इसमें लेवर ऑफ डिवीजन यानी काम का बंटवारा होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इन सभी कार्यों को अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिकाओं के समूह द्वारा किया जाता है। ये सभी सेल एक समान यानी एक जैसे होते हैं। उस ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू यानी ऊतक कहा जाता है। तो हमने जाना कि टिश्यू यानी ऊतक ग्रुप ऑफ सेल है, यानी एक कोशिकाओं का समूह है। यह सिमिलर इन स्ट्रक्चर यानी आकृति में एक समान होता है और किसी पर्टिकुलर फंक्शन को एक साथ संपन्न करते हैं। तो टिश्यू के एग्जाम्पल होंगे ब्लड टिश्यू, मसल्स टिश्यू, नर्व टिश्यू। प्लांट में देखा जाए तो जाइलम, फोइलम, ईटीसी इसके एग्जाम्पल होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि टिश्यू क्या होता है। अक्सर एग्जाम में इन बेसिक चीज़ों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रिसेंटली एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन को देखते हैं।
What is the name of a group of similar cells performing a specific function? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? जैसा कि अभी हम लोग ने देखा, कोशिकाओं के समूह यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो कि स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं उसको टिश्यू कहते हैं यानी ऊतक। तो इसका आंसर होगा ए, टिश्यू। इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक को दो भागों में बांटा जाता है। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक। जैसा कि हम देखते हैं, प्लांट में कुछ निश्चित क्षेत्र यानी स्पेसिफिक रीजन में ग्रोथ होता है, क्योंकि इन भागों में डिवाइडिंग टिश्यू यानी वो टिश्यू जो डिवाइड होकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं, वही टिश्यू इन भागों में पाए जाते हैं। उसी डिवाइडिंग टिश्यू यानी विभाजित ऊतक को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभेदक कहा जाता है। यह 3 प्रकार का होता है: एपिकल, लेटरल या कैम्बियम और इंटरकेलरी। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तना के सबसे ऊपरी भाग यानी टिप में पाया जाता है। इसके कारण स्टीम की लंबाई यानी लेंथ बढ़ती है। यह प्लांट के जड़ यानी रूट में भी पाया जाता है, जिससे कि रूट की लंबाई बढ़ती है। सिंपली बोला जाए तो एपिकल मेरिस्टम लंबाई यानी लेंथ बढ़ाने का काम करता है। दूसरा है लेटरल मेरिस्टम, तना तथा रूट की मोटाई यानी ग्रीथ को बढ़ाता है, यानी मोटाई बढ़ाने का काम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का है। तीसरा है इंटरकेलरी, यह नोड यानी ब्रांच के बेस में पाया जाता है तथा पत्तियों के बेस में भी पाया जाता है। यह तो हुई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जानकारी। दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते रहता है, पर एक समय आता है जब वह डिवाइड होने की एबिलिटी यानी क्षमता खो देता है और एक परमानेंट शेप साइज लेकर एक विशिष्ट कार्य यानी स्पेसिफिक रोल करने लगता है। इस प्रकार वह परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक बन जाता है। परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल अस्थायी ऊतक। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक प्रकार की ही कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं यानी सेल से बने होते हैं। चलिए एक एक करके इनके टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू को। सिंपल परमानेंट टिश्यू का 3 टाइप्स हैं: पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा लिविंग सेल से बना होता है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल यानी मृत कोशिका का बना होता है। पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। यह जनरली फूड स्टोरेज यानी भोजन संग्रह करता है। यहाँ ध्यान देना है कि कुछ पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसे क्लोरेन्काइमा यानी हरित ऊतक कहते हैं। दूसरा है कोलेन्काइमा, यह फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन प्रदान करता है। आप देखते होंगे कि पेड़ की टहनियाँ, पत्ते लचीले होते हैं। यह कोलेन्काइमा के कारण होता है, यानी यह प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक सहायता देता है। तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, यह पेड़ को स्ट्रेंथ यानी मजबूती प्रदान करता है तथा पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। नारियल का जो बाहरी रेशा युक्त छिलका होता है, यह स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का बना होता है। आगे है परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसे जटिल अस्थायी ऊतक हिंदी में कहते हैं। यह इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने जाना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से अधिक सेलों से मिलकर बनता है। यह 2 प्रकार का होता है, पहला है जाइलम और दूसरा है फोलेम। इन दोनों को वास्कुलर टिश्यू यानी संवहन ऊतक कहते हैं। पहला है जाइलम, यह ट्रेकियाट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बनी होती है। इसके द्वारा पानी
और पानी में घुला खनिज लवण यानी मिनरल्स जल से पत्ती तक पहुंचते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। यह दो प्रकार का होता है। पहला है प्राइमरी जाइलम यानी प्राथमिक जाइलम। सेकेंडरी ग्रोथ यानी द्वितीयक वृद्धि से पहले उपस्थित जाइलम को प्राथमिक जाइलम कहते हैं, जबकि द्वितीयक जाइलम यानी सेकेंडरी जाइलम द्वितीय वृद्धि के बाद बनने वाले जाइलम को द्वितीयक जाइलम कहते हैं। प्राथमिक जाइलम दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोटोजाइलम और दूसरा है मेटाजाइलम। सबसे पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम कहते हैं, यानी द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम। दूसरा है मेटाजाइलम, बाद में बनने वाले जाइलम यानी सेकेंड फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट आर कॉल्ड मेटाजाइलम। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि प्लांट का एज डिटर्मिनेशन यानी आयु की गणना जाइलम टिश्यू के एनुअल रिंग को गिनकर की जाती है। इसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। दूसरा है फोइलम। यह 5 प्रकार के सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सीप सेल्स, सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फोइलम फाइबर्स और फोइलम पैरेन्काइमा। यहाँ आपको ध्यान देना है कि फोइलम फाइबर को छोड़कर सभी लिविंग सेल के बने होते हैं, यानी फोइलम फाइबर डेड सेल का बना होता है। सीयू ट्यूब्स यानी चालनी नालिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नालिकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है इसको। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है एपिडर्मिस। यह प्लांट का सबसे बाहरी सतह मतलब आउटरमोस्ट लेयर होता है। यह सिंगल लेयर होता है। प्लांट्स की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। इसके बाहरी सतह पर मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनती है, जो जल को लॉस होने से बचाती है। पत्तों की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र यानी स्मॉल पोर्स होते हैं। इसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा गार्ड सेल यानी रच्छी कोशिका से घिरा रहता है। इसका काम है गैसियस एक्सचेंज यानी गैस का आदान प्रदान करना। जैसा कि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 एब्जॉर्ब होता है और O2 रिलीज होता है, तो यह स्टोमेटा के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा काम है ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जड़ों के एपिडर्मिस वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं। जैसे जैसे पेड़ बूढ़ा होता है, बाहरी एपिडर्मिस में चेंजेस आता है और यह कुर्क यानी पेड़ का छाला बन जाता है। इसकी भित्ति पर सुब्रिन नामक पदार्थ पाया जाता है। ये था प्लांट टिश्यू के बारे में। चलिए आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। कौन सा ऊतक भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था, फ्लोएम लीफ से फूड को विभिन्न पार्टों में पहुंचाता है, प्लांट के विभिन्न पार्टों में पहुंचाता है, तो इसका आंसर होगा फ्लोएम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर और बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है। तो इसका आंसर होगा बी वाटर सोल्यूबल्स यानी पानी घुलनशील। जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था, जाइलम पानी और पानी में घुला हुआ मिनरल को वर्टिकली लीफ तक पहुंचाता है। यह दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है द फर्स्ट फ्रॉम प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को कहते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के वीडियो में हम एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे।
जैसा कि पिछला वीडियो में हमने देखा था, टिश्यू यानी कोशिका सिमिलर सेल्स का ग्रुपिंग होता है, यानी समान कोशिकाओं का समूह होता है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन करता है। साथ ही हमने देखा था कि प्लांट और एनिमल में अंतर होता है। जहाँ तक प्लांट की बात है वह एक जगह स्थिर होता है जबकि एनिमल मूव करते हैं। इसलिए प्लांट में मैक्सिमम टिश्यू सपोर्टिव रोल और डेड होते हैं, यानी निर्जीव होते हैं, जबकि एनिमल में ऐसा नहीं है, इसमें मैक्सिमम टिश्यू लिविंग होते हैं। तो चलिए आज देखते हैं एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक के बारे में। एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक, चौथा है नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। सभी के एक एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हो जाएगा स्किन यानी त्वचा, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल हो जाएगा ब्लड यानी रक्त और बोन यानी अस्थि संयोजी। मस्कुलर टिश्यू का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हो जाएगा मसल्स यानी पेशी, और नर्वस टिश्यू का एग्जाम्पल हो जाएगा न्यूरॉन्स। अक्सर एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ब्लड इज ऑप्शन में दे देगा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो वो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, तो आंसर हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए आपको एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना है। हमें एक एक करके इसके चारों भागों को अच्छे से समझेंगे। तो पहला से स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। इसको हिंदी में उपकला ऊतक या सिंपली एपिथेलियमी ऊतक बोला जाता है। यह शरीर को ढकने वाला यानी कवरिंग व बाहरी रक्षा यानी प्रोटेक्टिव करने वाला ऊतक है। यह शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों यानी ऑर्गन्स और गुहिकाओं यानी कैविटीज को ढकता है। यहाँ आपको तो ऑर्गन समझ में आता होगा, जैसे कि आमाशय, स्टोमक, हृदय, हार्ट, लीवर, यकृत। पर कैविटी क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। क्या होता है कैविटी यानी गुहिका। किसी भी ठोस यानी सॉलिड पदार्थ में खाली स्थान पाया जाता है, उसी को गुहिका यानी कैविटी बोला जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यह हमारे शरीर के गुहिका यानी कैविटी है। जैसा कि हमने जाना, यह कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है और बहुत से ऑर्गन्स को भी कवर करता है। तो इसकी एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे स्किन। स्किन हमारे सबसे बाहरी कवरिंग लेयर है। उसके बाद हो जाएगा द लाइनिंग ऑफ द माउथ, लंग एल्वोली यानी फेफड़ों की कुपिका, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनी नलिका स्तर, किडनी ट्यूबुल्स यानी विक्कीय नली। यहाँ पे लाइनिंग यानी अस्तर आया, ये क्या है? कवर्स इनसाइड सरफेस ऑफ द समथिंग, मतलब किसी के अंदर का जो परत होता है उसको लाइनिंग बोलते हैं। ध्यान में रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में ब्लड वेसल्स, इसका जो अंदर का जो परत है, अंदर का जो लेयर है, इसको हम लोग लाइनिंग बोलेंगे। मतलब यह हो जाएगा लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। बोलने का मतलब हो जाएगा कि इसके अंदर का परत। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, वह एपिथेलियम की किसी भी परत से होकर अवश्य गुजरता है। एपिथेलियल टिश्यू को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला कवरिंग एपिथेलियम और दूसरा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड यानी ग्रंथि का निर्माण करता है। यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर, शेप, साइज के अनुसार एपिथेलियल टिश्यू को 4 भागों में बांटते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम यानी सल्की एपिथेलियम, कॉलुमनर एपिथेलियम यानी स्तंभकार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी घनाकार एपिथेलियम, और सिलिएटेड एपिथेलियम यानी पचमल एपिथेलियम। तो एक एक करके देखते हैं इन चारों के बारे में। पहला है स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑइसोपेगस यानी आहार नली, द लाइनिंग ऑफ द माउथ यानी मुंह का अस्तर, और त्वचा यानी स्किन। स्क्वेमस एपिथेलियम यानी सल्की एपिथेलियम 2 तरह का होता है। एक सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम यानी सरल सल्की एपिथेलियम, और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम यानी स्तरित सल्की एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम यह अत्यधिक पतली
थीन और चपटी यानी फ्लैट होती है, जैसे कि लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, रक्त नली का स्तर, लंग एल्वोली यानी कुपिका। जबकि हमारा स्किन बाहरी एटमॉस्फेयर यानी बाहरी पर्यावरण से टच में रहता है, इसलिए यह कई लेयर यानी कई परतों में अरेंज होता है, इसलिए इसको स्टेरिटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में रखा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्किन यानी त्वचा। अगला है कॉलुमनर एपिथेलियम यानी स्तंभकार एपिथेलियम। वैसे भाग में पाया जाता है जहाँ पदार्थ यानी सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण तथा सिक्रेशन होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन यानी आंत की भीतरी स्तर। तीसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी घनाकार एपिथेलियम। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स यानी विक्कीय नली का स्तर, डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड यानी ग्रंथि की नली का स्तर। यह मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। अगला है सिलिएटेड एपिथेलियम यानी पचमल एपिथेलियम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वास नली। यह तो हुई एपिथेलियम टिश्यू की बात। ये तो हुई एपिथेलियल टिश्यू की बात। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, पर बड़े एग्जामों में जैसे कि स्टेट पीसीएस या फिर सीजीएल लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसके हर एक टर्म को डिस्क्राइब करके बताया गया है। हमने पिछले वीडियो में देखा था एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है। एपिथेलियल टिश्यू यानी एपिथेलियमी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक, नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। हमने सभी का एग्जाम्पल भी देखा था। आज हम कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कनेक्टिव यानी यह कनेक्शन स्थापित करने का काम करता है। जैसे कि ब्लड क्या करता है, शरीर में विभिन्न पार्टों में यह फ्लो करता रहता है और विभिन्न सब्सटेंस जैसे कि गैस, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ब्लड कनेक्शन स्थापित करने का काम किया। इसके अन्य एग्जाम्पल होंगे बोन यानी अस्थि संयोजी, लिगामेंट यानी स्नायु, टेंडन्स यानी कंडरा, कार्टिलेज यानी उपास्थि, एरियोलर और एडिपोज टिश्यू यानी वसामय ऊतक। तो चलिए एक एक करके सभी एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले है ब्लड यानी रक्त। जैसा कि अभी हमने देखा, ब्लड फ्लो करता है और गैसों को, शरीर के पचे हुए भोजन यानी डाइजेस्टिव फूड को, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। चलिए इसको सिंपल वे में समझते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हम अपने नाक के थ्रू लेते हैं, वह लंग्स पर जाता है। लंग्स से वह ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा शरीर के सभी सेलों तक पहुंचता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और सेल ऑक्सीजन का क्या करता है, इसके बारे में तो हमने सेल चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन करता है और एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर आपको समझना है तो सेल का हमारा वीडियो जरूर देख लें। आगे देखते हैं ब्लड का जो तरल पदार्थ यानी लिक्विड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म हुआ रेड ब्लड कॉर्पस, जिसे लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का फॉर्म हुआ वाइट ब्लड कॉर्पस यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। इन तीनों के अलावा प्लाज्मा में प्रोटीन, साल्ट और हार्मोन भी पाए जाते हैं। ये तो हुई ब्लड की बात, पर ब्लड में सिर्फ हमें इतना ही नहीं पढ़ना है, ब्लड में और डिटेल से और टॉपिक भी पढ़ना है। आने वाले वीडियो में हम ब्लड को डिटेल से देखेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को भी डिटेल से देखेंगे। इसमें से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा कि ब्लड किसका एग्जाम्पल है, तो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है।
उसके बाद एक तरह का और क्वेश्चन कि ब्लड में इनमें से कौन सा तत्व नहीं पाए जाते हैं, जो बताएं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये रहेगा और एक नहीं रहेगा जो कि ब्लड में नहीं पाया जाता, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। फिर ब्लड के लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं, यह भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं बोन यानी अस्थि संयोजी के बारे में। बोन हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है और साथ ही मसल्स यानी मांसपेशियों और मुख्य अंगों यानी ऑर्गन्स को सहारा देता है। यह स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है, यानी कि मजबूत और कठोर है। यह कैल्शियम तथा फॉस्फोरस कंपाउंड का बना होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि बोन कैल्शियम तथा फॉस्फोरस कंपाउंड का बना होता है। आगे देखते हैं लिगामेंट यानी स्नायु के बारे में। आपने जाना था कि बोन नॉन फ्लेक्सिबल यानी कठोर टिश्यू है, यह मुड़ नहीं सकता है, पर आप अपने हाथ को मोड़ पा रहे हैं, अपने पैर को मोड़ पा रहे हैं, इसमें तो बोन है। साथ ही आप अपने उंगली को भी मोड़ पा रहे हैं, इसमें भी बोन है। पर यह कैसे हो रहा है? आप ध्यान देंगे कि अब जहाँ जहाँ मोड़ पा रहे हैं वहाँ दो बोन का कनेक्शन है, यानी दो बोन आपस में कनेक्ट हुए हैं। यही दो बोन आपस में कनेक्ट एक तीसरे कनेक्टिव टिश्यू के कारण हो पा रहे हैं, जिसका नाम है लिगामेंट यानी स्नायु। यह दो बोन यानी दो अस्थियां को आपस में जोड़ने का काम करता है। यह वेरी इलास्टिक यानी बहुत लचीला ऊतक है एवं मजबूत होता है। अगला देखते हैं, अगला कनेक्टिव टिश्यू है टेंडन्स यानी कंडरा। यह मसल्स और बोन्स को जोड़ने का काम करता है, यानी अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। आपको ध्यान में रखना है कि टेंडन्स यानी कंडरा अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मसल्स को बोन्स से जोड़ने का काम कौन करता है, तो वह होगा टेंडन्स। अपने कान और नाक को देखिए, आप इसके हड्डी को मोड़ पा रहे हैं यानी फोल्ड कर पा रहे हैं, साथ ही नाक के हड्डी को भी आप फोल्ड कर पा रहे हैं। ना ही यहाँ पे दो बोन का कनेक्शन है और ना ही बोन फ्लेक्सिबल होता है, तो फिर यह कैसे मुड़ रहा है और फोल्ड हो रहा है? तो इसमें एक दूसरे प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जिसको कार्टिलेज यानी उपास्थि कहते हैं। कार्टिलेज नाक, कान, कंठ यानी ट्रेकिया और श्वास नली यानी लैरिंक्स में पाया जाता है। यह प्रोटीन और शुगर का बना होता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला कनेक्टिव टिश्यू है एरियोलर। यह त्वचा यानी स्किन और मांसपेशियां यानी मसल्स के बीच में पाया जाता है। साथ ही ब्लड वेसल यानी रक्त नलिका के चारों ओर पाया जाता है। नर्व्स और बोन में भी पाया जाता है। यह क्या करता है? यह टिश्यू को रिपेयर होने में हेल्प करता है, यानी ऊतक को रिपेयर होने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, ध्यान में रखना है आपको। अगला कनेक्टिव टिश्यू है एडिपोज टिश्यू यानी वसामय ऊतक। यह इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह फैट का स्टोर करता है, यानी वसा का संग्रह करता है। और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फैट का स्टोर कौन सा टिश्यू करता है, तो एडिपोज टिश्यू करता है। यानी वसा का संग्रह कौन सा ऊतक करता है, तो वसामय ऊतक होगा। यह स्किन के नीचे पाया जाता है, यानी त्वचा के नीचे, और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन यानी आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। यह इंसुलेटर यानी ऊष्मीय कुचालक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें फैट होता है। यह तो हुई कनेक्टिव टिश्यू और उसके सभी एग्जाम्पल के बारे में। आगे देखते हैं एनिमल टिश्यू के तीसरे टाइप मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक के बारे में। मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक हमारे शरीर में गति यानी मूवमेंट के लिए उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल होता है। यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन कंटेन करता है, जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स यानी सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। इसी के कारण संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्ट एवं प्रसार यानी रिलैक्स होता है, यानी कि मसल सिकुड़ता और फैलता है, जिसके कारण से गति होता है। मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला वॉलेंटरी मसल्स यानी ऐच्छिक पेशी, दूसरा है इनवॉलेंटरी मसल यानी अनैच्छिक पेशी, तीसरा है कार्डिक मसल यानी कार्डिक पेशी। वॉलेंटरी मसल ऐसा मसल्स जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं,
जैसे कि हाथ और पैर के मसल्स, इसको हम अपनी इच्छा अनुसार गति करवा सकते हैं। वॉलेंट्री मसल्स को स्केलेटल मसल्स यानी कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह अधिकतर हड्डियों यानी बोन से अटैच होता है यानी जुड़ा होता है तथा शारीरिक गति यानी बॉडी मूवमेंट में सहायक होता है। इसको स्ट्रिएटेड मसल यानी रेखित पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह लाइट और डार्क बोन में होता है यानी कि हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एवं रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होता है। अगला है इनवॉलेंट्री मसल्स यानी अनैच्छिक पेशियाँ। इसको स्मूथ मसल्स यानी चिकनी पेशियाँ तथा आरेखित पेशी यानी अनस्ट्रिएटेड मसल्स भी बोला जाता है। इस मसल्स की गति हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, जैसे कि आहार नली में भोजन का प्रवाह, फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, रक्त नालिका का प्रसार एवं संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये आँख की पलक यानी इरीज ऑफ आई में भी होता है, मूत्रवाहिनी यानी यूरेटस और फेफड़ों की श्वासनी यानी ब्रोंची ऑफ द लंग्स में पाया जाता है। अगला है कार्डियक मसल्स यानी कार्डिक पेशी। यह हृदय की पेशियाँ हैं यानी मसल्स ऑफ द हार्ट। यह एक प्रकार का इनवॉलेंट्री मसल्स है जिसकी गति हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती, यह जीवन भर गति करते रहता है। अगला और आखिरी टाइप है एनिमल टिश्यू का नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। यह नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका से बना होता है यानी न्यूरॉन्स का बना होता है। यह ब्रेन यानी मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स यानी तंत्रिकाएं में पाया जाता है। जैसा कि फिगर देख रहे हैं, जो सिंगल लॉन्ग पार्ट है इसको एक्सोन यानी तंत्रिकाच कहते हैं। जो ब्रांच मेनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट है इसको डेंड्राइट कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तंत्रिका रेशों यानी नर्व फाइबर से गुजरने वाली सिग्नल को तंत्रिका स्पंदन यानी नर्व इम्पल्स कहते हैं। आज का चैप्टर है टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी। इसमें हम क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। आखिर क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि हम जानते हैं दुनिया में करोड़ों तरह के जीव हैं। इन सब को एक एक करके स्टडी करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए इसको ग्रुपिंग किया गया है यानी कुछ समूह में बांटा गया है। यह समूह किस आधार पर हुआ है यह हम इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो कि पॉपुलर हुआ वह कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया। इन्होंने अपने बुक सिस्टीमा नेचर में ऑल ऑर्गेनिज्म यानी सारे जीवों को 2 किंगडम में बांटा। इसी को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी द्विजगत सिद्धांत कहा जाता है। पहला है प्लांट किंगडम यानी पादप जगत और दूसरा है एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत। इसी कारण लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी का पिता कहा जाता है। यहाँ आपको ध्यान देना है सिस्टीमा नेचर कौन लिखा है तो लिनियस होगा। द्विजगत सिद्धांत यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है तो लिनियस होगा। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है तो लिनियस होगा। यह आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। लिनियस द्वारा दी गई 2 किंगडम में बैक्टीरिया, वायरस, फंगी के पोजीशन को लेकर विवाद की स्थिति थी। इसी कारण इसको रिकंसिडरेशन की जरूरत पड़ी। प्रेजेंट टाइम में सर्वाधिक मान्य आर.एच. विटेकर द्वारा दी गई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 जगत वर्गीकरण है। इसमें इन्होंने जीवों को यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी यानी कवक, प्लांटी यानी पादप और एनिमेलिया यानी जंतु। तो यहाँ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा चुका है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है तो आपको ध्यान में रखना है आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 जगत वर्गीकरण को दिया है। एक एक करके इन पांचों को देखने से पहले आपको कुछ टर्म को रिकॉल कर लेना है जो आपने सेल चैप्टर में पढ़ा है, क्योंकि उसको जाने बिना
आपको यह चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। पहला प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस यानी केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। साथ ही मेम्ब्रेन से घिरा सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाया जाता है, जैसा कि यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। साथ ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है और सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। आपने यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय और मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव के बारे में जाना था। यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव एक सेल यानी एक कोशिका से बने होते हैं, जबकि मल्टीसेलुलर एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं और इनमें लेवर डिवीजन यानी कार्यों का बंटवारा देखने को मिलता है। अगर आपको इन टर्म को डिटेल से जानना है तो सेल के दोनों वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए विटेकर के 5 किंगडम को डिटेल से देखते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको पांचों किंगडम बहुत ही आसानी से समझ में आने वाले हैं। सारे ऑर्गेनिज्म यानी जीव दो तरह के हो सकते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स होंगे या यूकैरियोट्स होंगे। और हम जानते हैं प्रोकैरियोट्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही आते हैं। आपको ध्यान देना है कि प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोनेरा के अंतर्गत आएंगे। तो मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन आएगा? जो प्रोकैरियोट्स हो और यूनिसेलुलर है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके उदाहरण होंगे बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल या इसे साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, और माइकोप्लाज्मा। तो ये हो गए मोनेरा के एग्जाम्पल। आगे देखते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म आते हैं। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होगा वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएगा। तो आपको ध्यान में रहेगा, प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल होंगे यूनिसेलुलर एल्गी यानी एक कोशिकीय शैवाल, डायएटम्स, प्रोटोजोआ इत्यादि। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे, वो भी दो ग्रुप में बंट सकते हैं। पहले ग्रुप के अंतर्गत वैसे आएंगे जिनके सेल में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाया जाएगा, और दूसरे के अंतर्गत वैसे आएंगे जिसके सेल में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति एब्सेंट रहेगा। तो जिसके सेल में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं पाया जाएगा वो एनिमेलिया के अंतर्गत आएगा, यानी जंतु के अंतर्गत आएगा। तो आपको ध्यान में रहेगा, एनिमेलिया यानी जंतु के अंतर्गत यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके सेल में सेल वॉल एब्सेंट होगा। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स जिसके सेल में सेल वॉल पाया जाता है वो भी दो तरह के ग्रुप में बंट सकते हैं। पहले ग्रुप में जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और दूसरे जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण परफॉर्म नहीं करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और खुद का भोजन स्वयं तैयार करते हैं वो प्लांटिया यानी पादप के अंतर्गत आएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, पादप के अंतर्गत यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसके सेल में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होगा और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। दूसरा है जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे वो फंगी के अंतर्गत आएंगे। फंगी यानी कवक के अंतर्गत वो आएंगे। तो फंगी यानी कवक के अंतर्गत यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसके सेल में सेल वॉल होगा और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे। हमने देखा फंगी यानी कवक फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मटेरियल को फूड के रूप में प्रयोग करता है, इसीलिए इसको सेफ्रोफाइट्स यानी मृतजीवी भी कहा जाता है। इसके सेल वॉल काइटिन नामक टफ कॉम्प्लेक्स शुगर से बनी होती है। इसके एग्जाम्पल होंगे ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम आदि। तो अब तक आप 5 किंगडम्स के बारे में अच्छे से और डिटेल से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम
प्लांटी यानी पादप और एनिमेलिया यानी जंतु के बारे में डिटेल से जानेंगे और इसके आगे के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। प्लांट का क्लासिफिकेशन 4 लेवल के आधार पर किया गया है। फर्स्ट लेवल में हम यह देखते हैं प्लांट का बॉडी पूर्ण रूप से विकसित है या नहीं, साथ ही उसका बॉडी पार्ट डिफ्रेंशिएट यानी विभेदित है या नहीं। सेकेंड लेवल में देखते हैं वस्कुलर टिश्यू यानी संवहक ऊतक का प्रेजेंस। वस्कुलर टिश्यू यानी संवहक ऊतक क्या होता है, इसके बारे में हमने टिश्यू चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जाइलम और फाइलम को वस्कुलर टिश्यू यानी संवाहक ऊतक कहा जाता है। जाइलम वाटर और वाटर मिनरल को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फाइलम पत्तियों के भोजन को पौधे के विभिन्न पार्ट तक पहुंचाता है। तो सेकेंड लेवल में हम वस्कुलर टिश्यू का प्रेजेंस देखते हैं, जबकि थर्ड लेवल में एबिलिटी टू बियर सीड्स यानी पौधे में बीज धारण की क्षमता है अथवा नहीं है, यह हम थर्ड लेवल में देखते हैं। फोर्थ लेवल में हम यह देखेंगे कि बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित है अथवा नहीं। तो चलिए क्लासिफाई करते हैं प्लांट किंगडम को। फर्स्ट लेवल के अनुसार में प्लांट 2 भागों में विभाजित होगा। पहले भाग में वैसे प्लांट आएंगे जिसका बॉडी पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहेगा और वेल डिफ्रेंशिएट बॉडी डिजाइन नहीं होगा। दूसरे में वैसे प्लांट आएंगे जिसका बॉडी पूर्ण रूप से विकसित होगा और साथ ही वेल डिफ्रेंशिएट बॉडी डिजाइन भी होगा। तो जो प्लांट का बॉडी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है एवं वेल डिफ्रेंशिएट बॉडी डिजाइन नहीं है वो थाइलोफाइटा के अंतर्गत आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है थाइलोफाइटा के अंतर्गत वैसे प्लांट्स आते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए रहते हैं और उनका बॉडी डिजाइन भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ रहता है। इस ग्रुप के यानी इस वर्ग के पौधे को सामान्यतः एल्गी यानी शैवाल कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है एल्गी यानी शैवाल किस ग्रुप के पौधे को कहा जाता है, तो थाइलोफाइटा। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि शैवाल के अध्ययन यानी एल्गी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, आल्वा, कारा, इटीसी। दूसरे में था वैसे प्लांट जिसका बॉडी पूर्ण रूप से विकसित एवं वेल डिफ्रेंशिएट बॉडी डिजाइन था। सेकेंड लेवल के अनुसार इसको 2 भागों में बांटेंगे। पहले भाग में होगा जिसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाएगा यानी संवहनी ऊतक नहीं पाया जाएगा, जबकि दूसरे में वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा यानी संवहनी ऊतक पाया जाएगा। तो जो ग्रुप में संवहनी ऊतक यानी वस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाएगा वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आएगा। तो आपको ध्यान रखना है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत वैसे प्लांट आते हैं जिसका बॉडी वेल डिफ्रेंशिएट होता है और वेल पूर्ण रूप से विकसित होता है, पर वस्कुलर टिश्यू यानी संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट्स को पादप जगत यानी प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस यानी उभयचर कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट को पादप जगत का उभयचर यानी एम्फीबियंस कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मोस यानी फ्लूनेरिया, मार्केंसिया, इटीसी। जो प्लांट्स ग्रुप में वस्कुलर टिश्यू यानी संवहनी ऊतक पाया जाएगा उसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले में जिस पौधे ग्रुप में बीज धारण की क्षमता नहीं होगी, जबकि दूसरे में वैसे पौधे आएंगे जिसमें बीज धारण की क्षमता होगी। तो जिसमें बीज धारण की क्षमता नहीं होगी वह टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है टेरिडोफाइटा के अंतर्गत वैसे प्लांट आते हैं जो कि पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, साथ ही उसमें वस्कुलर टिश्यू भी पाया जाता है, पर उसमें बीज धारण करने की क्षमता नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मार्सिलिया, फर्न, होस्टेल, इटीसी। अभी तक हमने थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में जाना। आपको ध्यान देना है कि इन तीनों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी जननांग अप्रत्यक्ष यानी हिडन यानी छिपे हुए होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इनको क्रिप्टोगेम कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को क्रिप्टोगेम कहा जाता है क्योंकि इसमें
बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। आगे हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जननांग पूर्ण विकसित एवं विभेदित होगा और जनन प्रक्रिया यानी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के द्वारा ये बीज यानी सीड्स उत्पन्न करेंगे, इसलिए इन्हें फेनरोगैम कहे जाएंगे। तो फेनरोगैम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को कहेंगे। हमने देखा जो सीड प्रोड्यूस नहीं करता है यानी बीज रहित होता है वह टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है, जबकि जो सीड प्रोड्यूस करता है वो दो भागों में विभाजित हो सकता है। पहला में जिसके सीड नेक्ड यानी नग्न होंगे, नग्न बीज वाले, जबकि दूसरे में फलों के अंदर जिसके सीड होंगे यानी फलों में बंद बीज वाले। तो जिसके नग्न बीज यानी नेक्ड सीड होंगे उन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाएगा। जिम्नोस्पर्म दो वर्ड से बना है, जिसमें जिम्नो का अर्थ ही नेक्ड यानी नग्न होता है, जबकि स्पर्म का अर्थ बीज यानी सीड होता है, इसलिए इन्हें नग्न बीज पौधे यानी नेक्ड सीड प्लांट्स कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार होते हैं यानी एवरग्रीन होते हैं और वुडी प्लांट होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पाइनस, साइकस, देवदार etc। जबकि दूसरे में वैसे पौधे आएंगे जिसके बीज फलों के अंदर ढके होंगे, एंजियोस्पर्म कहे जाएंगे। तो एंजियोस्पर्म भी ग्रीक वर्ड से बना है, जिसमें एंजियो का अर्थ होता है कवर्ड यानी ढका हुआ, जबकि स्पर्म का अर्थ होता है सीड यानी बीज। जैसा कि हमने जाना इन पौधे के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं, इसीलिए इन्हें पुष्पी पादप यानी फ्लोरिंग प्लांट्स बोले जाते हैं। इनके बीज का विकास अंडाशय के अंदर होते हैं जो बाद में फल बन जाते हैं। बीज पत्र यानी कोटिलेडन्स के आधार पर इस एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है। पहले में जिसमें एक बीज पत्र यानी एक कोटिलेडन्स पाए जाएंगे उसे मोनोकोट्स यानी एक बीज पत्री कहा जाता है, जबकि दूसरे में दो बीज पत्र यानी दो कोटिलेडन्स पाए जाएंगे उन्हें डाइकोट्स यानी द्वि बीज पत्री कहा जाता है। तो ये था प्लांट किंगडम यानी पादप जगत का वर्गीकरण। टेक्सोनॉमी में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. विटेकर द्वारा दिया गया था उसके बारे में डिटेल से देखा था, जिसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी यानी कवक, प्लांटी यानी पादप, एनिमेलिया यानी जंतु के बारे में डिटेल से देखा था। उसके बाद के वीडियो में हमने प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया था, जिसमें हमने प्लांट किंगडम को थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्लासिफाई किया था। आज के वीडियो में हम एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत को वर्गीकरण करेंगे, जिसमें हम एनिमल किंगडम को पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिनिथिस, नेमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा में डिवाइड करेंगे। ये सारे वर्ड आपको सुनने में काफ़ी टफ लग रहे होंगे, पर हम इस वीडियो में इन सारे के बारे में काफ़ी डिटेल से और अच्छे से समझेंगे। आप इसको आसानी से समझ पाएंगे, इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। इससे एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि प्लांट का जो क्लासिफिकेशन किए थैलोफाइटा से लेके एंजियोस्पर्म तक, इसको डिवीजन कहा जाता है। जैसे एक प्लांट हो गया किंगडम और उसके बाद का जो क्लासिफिकेशन होता है उसको डिवीजन बोला जाता है, पर एनिमल हो गया किंगडम और उसके बाद का जो क्लासिफिकेशन है इसको फाइलम बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोरीफेरा के बारे में देखते हैं। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, यानी काफ़ी सिंपल होती है। इनके पूरे बॉडी में अनेक होल्स यानी छिद्र पाए जाते हैं, जो कि नाल प्रणाली यानी कैनल सिस्टम से अटैच होते हैं, जिससे कि O2, वाटर और फूड का संचरण होता है यानी सर्कुलेशन होता है। ये नॉन मोटाइल यानी अचल जीव है, यानी कि एक जगह स्थिर होते हैं या किसी सोलिड सपोर्ट से चिपके होते हैं यानी अटैच होते हैं। यह खारे जल में पाए जाते हैं और इनका आउटसाइड लेयर
हार्ड कवर्ड होता है। कॉमनली इन्हें स्पॉन्ज नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि पोरीफेरा को आमतौर पर स्पॉन्ज भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल होंगे साइकोन, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला etc। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्पॉन्ज का प्रयोग ध्वनि अवशोषण यानी साउंड एब्जॉर्बर के लिए होता है। अगला है सिलेंट्रेटा। ये जलीय जंतु है यानी कि वाटर में रहने वाले जीव हैं। इनके बॉडी में कैविटी पाया जाता है। कैविटी क्या होता है हमने पिछले वीडियो में ये सब डिस्कस किया हुआ है। ये 2 लेयर ऑफ सेल में डिवाइड होते हैं। पहला जो आउटसाइड लेयर में होता है और दूसरा उसके इनर लाइनिंग में होता है। इनके कुछ जीव समूह में रहते हैं जैसे कि कोरल, और कुछ एकाकी में होते हैं जैसे कि स्पान यानी हाइड्रा। जैसे कि आप फिगर स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जेलीफिश, सी एनिमोन जिसे कि समुद्री एनिमोन बोलेंगे, हाइड्रा etc। आगे देखते हैं प्लेटी हेलमिंथेस के बारे में। इनका बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है? अगर हम किसी चीज को लेटरली बीच से काटेंगे तो वह 2 समान भागों में बंट जाएगा। यह ट्राइप्लोब्लास्टिक यानी त्रिकोरक होते हैं, यानी कि इनका टिश्यू का डिफ्रेंशिएट 3 कोशिकीय स्तर में हुआ है, यानी कि 3 लेयर ऑफ सेल में होता है। इससे पहले हमने सिलेंट्रेटा में देखा था 2 लेयर ऑफ सेल में होता था। इनका शरीर चपटा होता है और इनमें एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन फ्लेम सेल द्वारा होता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टेपवॉर्म etc। आगे देखते हैं एक्स हेलमिंथेस। इनको नीमाटोडा भी बोला जाता है। इनका बॉडी भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिपोब्लास्टिक होता है, जैसा कि हमने प्लेटी हेलमिंथेस में देखा था। पर हमने प्लेटी हेलमिंथेस में देखा था कि उनका शरीर चपटा होता है, जबकि एक्स हेलमिंथेस के जीव का शरीर सिलेंड्रिकल यानी बेलनकार होता है। ये भी परजीवी यानी पारासाइटिक होते हैं। पारासाइटिक का अर्थ होता है वैसे जीव जो जिस दूसरे जीव में होते हैं उसी के फूड अथवा न्यूट्रिएंट्स को लेकर खुद को डेवलप करते हैं। यह दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एस्केरिस, ऊचेरेरिया। आपको ध्यान में रखना है ऊचेरेरिया के द्वारा फाइलेरिया रोग होता है। अगला है एनीलिडा। इनका बॉडी भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिपोब्लास्टिक होता है। इनके बॉडी में कैविटी होता है जिसमें कि ऑर्गन पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे नेरिस, अर्थवर्म जिसे केचुआ कहा जाता है, लीच जिसे जोंक कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है अर्थवर्म यानी केचुआ का 4 पेयर्स ऑफ हार्ट होता है। अगला देखते हैं ऑर्थोपोडा। यह लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, यानी जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। यह आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कौन सा है, तो वह होगा ऑर्थोपोडा। इनके जीव बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, साथ ही सिगमेंटेड यानी खंड युक्त होते हैं। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और इनमें ज्वाइंटेड लेग यानी जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रॉन्स यानी झींग, बटरफ्लाइज यानी तितली, हाउस फ्लाई यानी मक्खी, स्पाइडर यानी मकड़ी, स्कॉर्पियंस यानी बिच्छू, क्रैब्स यानी केकड़े। आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। अगला है मोलास्का। इनके जीव भी बायलेटरल सिमेट्री होते हैं। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है यानी खुली संवहनी। साथ ही किडनी यानी गुर्दे जैसा एक ऑर्गन पाया जाता है जिससे कि एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन होता है। इनके फुट यानी पैर मूविंग यानी मूव करने के काम में आते हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे पीला यानी घोंघा, ऑक्टोपस, यूनियो, काइटोन etc। इनके कुछ एग्जाम्पल को स्पेशल नाम दिया गया है जो कि आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि डोरिस।
इसको सी लेमन यानी समुद्री नींबू कहा जाता है। ऑक्टोपस इसको डेविल फिश कहा जाता है। सीपिया इसको कटल फिश कहा जाता है। एप्लीसिया जिसे कि समुद्री खरगोश कहा जाता है। आगे है इकाइनोडर्मेटा। इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है, यानी कि इनके आउटर स्किन कांटों जैसा होता है। ये समुद्री जंतु होते हैं। इनके कंकाल एवं कांटे कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इसके एग्जाम्पल होंगे एंटेडन जिसे पंख तारा यानी फीटर स्टार कहा जाता है। हेलोथूरिया इसे सी कुकुम्बर यानी समुद्री खीरा कहा जाता है। इकाइनोस इसे सी आर्चिन यानी समुद्री आर्चिन कहा जाता है। अस्टेरियस इसे स्टारफिश यानी तारा मछली कहा जाता है। अगला है प्रोटोकोडेटा। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इनके बैक साइड में लॉन्ग रोड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे नोटोकोड कहा जाता है। ये समुद्री जंतु हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हार्डमेनिया, एम्फियोकस, ब्लेलेना ग्लोसस। अगला है वर्टिब्रेटा। इसमें वर्टिबल कॉलम पाया जाता है। इसको हिंदी में कशेरुकी कहते हैं। वर्टिब्रेटा ग्रुप को 5 क्लासेस में डिवाइडेड किया जाता है। वर्टिब्राटा जिसे हिंदी में कशेरुकी कहते हैं, यह सर्वाधिक विकसित जंतुओं का वर्ग है। इसमें ट्रू वर्टिकल कॉलम यानी वास्तविक मेरुदंड पाया जाता है, साथ ही इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है। यह बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिपोब्लास्टिक और सिगमेंटेड होता है। बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिपोब्लास्टिक और सिगमेंटेड क्या होता है हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। जैसे कि अगर किसी भी एनिमल को हम वर्टिकली 20 से काटेंगे तो वह 2 बराबर भागों में बट जाएगा, उसे बायलेटरली सिमेट्रिकल कहते हैं। जबकि ट्रिपोब्लास्टिक इनके टिश्यू का डिफ्रेंशिएट 3 लेयर ऑफ सेल यानी 3 कोशिकाएं स्तरों में हुआ होता है। सिगमेंटेड इनके बॉडी पार्ट डिवाइडेड होते हैं। वर्टिब्राटा को 5 क्लासेस में बांटा गया है, जिसमें हम पढ़ते पिसेस यानी मत्स्य, एम्फीबिया यानी जल स्थलचर, रेप्टेलिया, एब्स यानी पंछी, मैमेलिया यानी स्तनपायी। ये 5 क्लासेस के बारे में हम वर्टिब्राटा में पढ़ते हैं। तो चलिए एक एक करके इन 5 को डिस्कस करते हैं। फिशेस जिसे हिंदी में मत्स्य कहा जाता है, इस वर्ग में मछलियां आती हैं। ये समुद्र और मीठे जल दोनों में पाई जाती है। इनके स्किन स्केल प्लेट से कवर्ड होते हैं, जिसे हिंदी में सल्क प्लेटो कहा जाता है। यह कॉल ब्लडेड होते हैं। अब यहाँ पे कॉल ब्लडेड और फिर आगे आएगा वार्म ब्लडेड। ये क्या होता है चलिए देख लेते हैं। कॉल ब्लडेड एनिमल जिसे असमतापी प्राणी कहा जाता है, इनके बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के अनुसार ढल जाते हैं। जैसे कि अगर सराउंडिंग हॉट हो यानी गर्म हो तो इनके बॉडी टेम्परेचर भी गर्म हो जाएगा। अगर सराउंडिंग कोल्ड यानी ठंडा हो तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा। जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स यानी समतापी प्राणी में ऐसा नहीं होता है। इनके बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं। अगर ये कूलर इन्वायरमेंट यानी ठंडे पर्यावरण में जाते हैं तो इनका बॉडी हीट डेवलप करता है और बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करता है। जबकि अगर ये हॉटर इन्वायरमेंट यानी गर्म पर्यावरण में जाते हैं तो इनका बॉडी हीट को रिलीज करता है और बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट में लाता है। वार्म ब्लडेड एनिमल हीट जनरेट फूड द्वारा प्राप्त किए गए एनर्जी से करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कोल्ड ब्लडेड एनिमल में क्या होता है और वार्म ब्लडेड एनिमल में क्या होता है। हमने देखा फिशेस कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये अंडे देते हैं। इनका हार्ट 2 चैम्बर में डिवाइड होता है। इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है कि फिशेस का हार्ट 2 चैम्बर में डिवाइड होता है। यह पूंछ को तैरने के लिए प्रयोग करते हैं। ये पूंछ द्वारा तैर पाते हैं। यह जल में घुला हुआ ऑक्सीजन को गिल्स यानी जिसे हिंदी में क्लोम कहते हैं उसके द्वारा लेते हैं।
यानी कहा जाए पीसेस में रिस्पायरेशन गिल्स द्वारा होता है। ये आपको ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनके हार्ट 2 चैम्बर में डिवाइड होते हैं और ये गिल्स द्वारा रिस्पायरेशन करते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे रोहू, इसका साइंटिफिक नेम लेबियो रोहिता है। और एग्जाम्पल देखा जाए तो सी हॉर्स, फ्लाइंग फिश, लायन फिश, टॉर्पीडो, डॉग फिश आदि होंगे। आगे है एम्फीबिया, जिसे हिंदी में जल स्थलचर कहते हैं। मत्स्यों में हमने देखा था कि इनके बॉडी में सल्क यानी स्केल पाए जाते हैं, पर एम्फीबिया में स्केल यानी इनके स्किन में स्केल नहीं पाए जाते हैं। इनके स्किन में यानी इनके त्वचा में म्यूकस ग्लैंड यानी श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनके हार्ट 3 चैम्बर्ड होते हैं, यानी हृदय त्रिकक्षीय होता है, 3 कक्षों में डिवाइड होता है। तो आपको ध्यान में रखना है जल स्थलचर के हार्ट 3 चैम्बर्ड में डिवाइड होते हैं। इनमें रिस्पायरेशन आइदर गिल्स द्वारा होता है या लंग्स यानी फेफड़ों द्वारा होता है। ये अंडे देती है और ये जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है इनके स्किन में म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है, ये इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है और ये रिस्पायरेशन आइदर गिल्स और लंग्स द्वारा करते हैं। ये जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। एम्फीबिया के एग्जाम्पल हो जाएंगे कॉमन फॉर्ग यानी साधारण मेढक। इसके साइंटिफिक नेम अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए इसका साइंटिफिक नेम भी आपको ध्यान में रखना है। कॉमन फॉर्ग का साइंटिफिक नेम राना तिंगरीना होगा। अन्य एग्जाम्पल पर ध्यान दे तो हाइला, जिसे ट्री फॉर्ग कहा जाता है, फिर टोड, फिर सेलामेंडर इटीसी इसके एग्जाम्पल होंगे। अगला है रेप्टिलिया। यह कोल्ड ब्लडेड यानी असमतापी होते हैं। इनमें रिस्पायरेशन लंग्स द्वारा यानी श्वसन फेफड़ों द्वारा होती है। इनके हार्ट 3 चैम्बर्ड में डिवाइड होते हैं, त्रिकक्षीय हृदय होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। रेप्टिलिया में हार्ट 3 चैम्बर्ड में डिवाइड होते हैं, पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्रोकोडाइल जो कि रेप्टिलिया के अंदर आता है, पर इसका हार्ट 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होता है। यह रेप्टिलिया का एक्सेप्शन केस है क्रोकोडाइल, इसका हार्ट 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये अंडे देते हैं और इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं। कठोर कवच हार्ड कवर्ड होते हैं। ये कठोर कवच कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके एग्जाम्पल पर नज़र डालें तो स्नेक्स सांप, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे टर्टल्स, लिजार्ड यानी छिपकली, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। रेप्टिलिया से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे कि स्नेक्स के पास लिम्स या ईयर यानी कान नहीं होता है, पर इनके पास अच्छी सेंस होती है स्मेल सूंघने की। ये आपको ध्यान में रखना है। स्नेक के पास कान नहीं होता है, इनके पास अच्छी सेंस होती है सूंघने की। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कोबरा है, जिसका भोजन मुख्य रूप से दूसरे सांप होते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? कोबरा है। हेलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है? तो हेलोडर्मा। सी स्नेक, जिसे समुद्री सांप या फिर हाइड्रोफिश कहा जाता है, वह संसार की सबसे जहरीली सांप है। तो संसार की जहरीली सांप आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सी स्नेक या फिर हाइड्रोफिश। सी स्नेक भी बोला जाता है और उसे ही हाइड्रोफिश बोला जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है हाइड्रोफिश संसार की सबसे जहरीली सांप है। आगे देखते हैं एप्स यानी पंछी वर्ग। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं यानी समतापी प्राणी हैं। इनके हार्ट 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होते हैं। हृदय 4 कक्षीय होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। पंछी वर्ग के हार्ट
4 चेम्बर्ड में डिवाइड होते हैं। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं और आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें रिस्पायरेशन लंग्स द्वारा होती है, यानी श्वसन प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा होती है। इस वर्ग में सभी पंछियों को रखा जाता है, जैसे कि क्रो यानी कौवा, पिजन यानी कबूतर, ऑस्ट्रिच, स्पैरो यानी गौरैया etc। पंछी वर्ग से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए उनको डिस्कस करते हैं। उड़ न सकने वाला पंछी कीवी और एमू है। सबसे बड़ा जीवित पंछी ऑस्ट्रिच है। ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे बड़ा जीवित पंछी ऑस्ट्रिच है। द स्मॉलेस्ट बर्ड यानी सबसे छोटा पंछी एंड द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड यानी सबसे छोटा पंछी और ऐसा पंछी जो पीछे की तरफ भी उड़ता है वह है हमिंग बर्ड। तो आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि सबसे छोटा पंछी कौन सा है, हमिंग बर्ड। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पीछे की ओर उड़ने वाला पंछी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड। फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड यानी सबसे तेज उड़ने वाला पंछी कौन सा है, स्विफ्ट है। सबसे छोटा इंडियन बर्ड यानी स्मॉलेस्ट इंडियन बर्ड है सन बर्ड। आपको ध्यान में रखना है, स्मॉलेस्ट इंडियन बर्ड सन बर्ड है। यहाँ पे पंछी की बात हो रही है तो चिड़ियाघर की बात कर लेते हैं। भारत की सबसे बड़ा चिड़ियाघर यानी लार्जेस्ट जू अलीपुर जो कि कोलकाता में है, और जबकि विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यानी लार्जेस्ट जू क्रूजर नेशनल पार्क है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। ये आपको ध्यान में रखना है। 5वां है मेमेलिया, जिसे स्तनपायी कहते हैं। ये वार्म ब्लडेड यानी समतापी प्राणी होते हैं। इनका हार्ट 4 चेम्बर्ड में डिवाइड होता है, तो आपको ध्यान में रखना है, मेमेलिया का हार्ट 4 चेम्बर्ड में डिवाइड होता है। रिस्पायरेशन लंग्स द्वारा यानी फेफड़ों द्वारा होता है। श्वसन प्रक्रिया के लिए फेफड़ों का प्रयोग होता है। दे हैव मेमरी ग्लैंड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश देयर यंग्स यानी इनमें मेमरी ग्लैंड पाया जाता है जिससे कि मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जिससे ये अपने छोटे बच्चों का पोषण करते हैं। इनके स्किन में बाल पाए जाते हैं, साथ ही स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनके 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं और रिस्पायरेशन लंग्स द्वारा करते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे व्हेल, ध्यान में रखना, व्हेल मेमेलिया के अंतर्गत आता है। डॉल्फिन मेमेलिया के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही ह्यूमन, कैट, रैट, बैट, टाइगर, कंगारू इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। मेमेलिया को 3 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रोटोथेरिया। मेमेलिया के ऐसे वर्ग जो अंडे देते हैं, जैसे कि एकिडना, प्लेटिपस etc। दूसरा है मेटाथेरिया, ऐसे वर्ग जो कि अपरिपक्व यानी पुअरली डेवलप बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो गए कंगारू। कंगारू अपने बच्चे को अपरिपक्व अवस्था में ही जन्म देता है। तीसरा है यूथेरिया। मेमेलिया के ऐसे वर्ग जो कि पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं वो यूथेरिया के अंतर्गत आते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मनुष्य, कैट, रेट, बेट, टाइगर etc। आगे देखते हैं मेमेलिया यानी स्तनपायी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्मॉलेस्ट मेमेलिया श्रीयु है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, श्रीयु स्मॉलेस्ट मेमेलिया यानी सबसे छोटा स्तनपायी है। डॉल्फिन को सबसे इंटेलिजेंट मेमेलिया माना जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे इंटेलिजेंट मेमेलिया किसे माना जाता है, तो डॉल्फिन को। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा एनिमल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे बड़ा एनिमल ब्लू व्हेल होता है। मेमेलिया में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। बकरी का रक्त का सबसे अधिक तापमान होता है मेमेलिया ग्रुप के अंतर्गत आने वाले सभी एनिमल में से। हमने इस चैप्टर के पहले वीडियो में ही डिस्कस किया था कि विटेकर द्वारा सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा गया है, यानी 5 जगत में बांटा गया है, जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा,
फंगी यानी कवक, प्लांटी यानी पादप, एनिमेलिया यानी जंतु। यही फर्स्ट स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो हमने देखा फर्स्ट स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन किंगडम है यानी जगत है, जिसमें कि प्लांट किंगडम यानी पादप जगत, एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत है। आप अपने आसपास देखते होंगे कि जंतुओं में यानी जानवरों में भी काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है। साथ ही आप पेड़ पौधों में भी काफ़ी वैरायटी देखे होंगे, इसलिए इनको फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। प्लांट के अगले क्लासिफिकेशन को डिवीजन कहा जाता है, जबकि एनिमल के अगले क्लासिफिकेशन को फाइलम कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सेकेंड स्टेज के क्लासिफिकेशन को प्लांट में डिवीजन कहा जाता है, जबकि एनिमल में फाइलम कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में प्लांट के सारे डिवीजन को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। साथ ही हमने एनिमल के सारे फाइलम को भी अच्छे से डिस्कस किया। साथ ही उसके सबसे इम्पोर्टेंट फाइलम वर्टिब्राटा को हमने एक स्पेशल वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से समझा है। इस तरह हमने जाना प्लांट के केस में सेकेंड स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन को डिवीजन कहा गया, जबकि एनिमल के केस में फाइलम कहा गया। इसके बाद के क्लासिफिकेशन को दोनों केस में सेम नाम दिया गया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद के क्लासिफिकेशन को सेम नाम दिया गया है। तो क्या है इसके बाद के क्लासिफिकेशन, चलिए देखते हैं। क्लास यानी वर्ग, उसके बाद ऑर्डर यानी गण, उसके बाद फैमिली यानी कुल, उसके बाद जेनस यानी वंश, उसके बाद स्पीसीज यानी जाति। इस तरह हमने देखा कि किंगडम हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, जबकि स्पीसीज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरह के बेसिक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही आपको ऊपर से लेकर नीचे तक के सारे सीक्वेंस को भी याद में रखना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इसको अरेंज करने के लिए पूछा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही ये भी पूछा जाता है कि क्लास के बाद के क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है, तो ऑर्डर। इस तरह के भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस सीक्वेंस को इसी तरह से याद कर लेंगे। हमने क्लासिफिकेशन के सभी स्टेज को देखा। आगे देखते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर की द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने दिया है। कैरोलस लिनियस के बारे में इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। कैरोलस लिनियस ने अपने बुक सिस्टेमा नेचर में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में डिवाइड किया था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। जबकि विटेकर ने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था, जो कि ज़्यादा मान्य हुआ। तो आगे देखते हैं। साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड का प्रयोग होता है। ये 2 वर्ड क्या होते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। साइंटिफिक नेम को इटैलिक में लिखा जाता है। इसका जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जो कि जीनस होता है यानी वंश होता है, जबकि सेकेंड वर्ड होता है वो स्पीसीज होता है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, साइंटिफिक नेम का पहला वर्ड जीनस होता है यानी वंश होता है, जबकि दूसरा वर्ड स्पीसीज होता है यानी जाति होता है। इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम के बारे में। सबसे पहले काफ़ी कॉमन साइंटिफिक नेम जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी को आना भी चाहिए। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम यानी मनुष्य का साइंटिफिक नेम जो कि होता है होमो सेपियंस। ये आपको ध्यान में रखना है। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस होता है। इसमें होमो क्या हो गया, जीनस हो गया, और सेपियंस स्पीसीज हो गया यानी जाति। कुछ अन्य जीवों के साइंटिफिक नेम पर नजर डालते हैं जो कि हमारे आसपास दिखाई देते हैं, जैसे कि फोर्क यानी मेढक, इसका साइंटिफिक नेम होगा राना टिंगरिना। कैट यानी बिल्ली, इसका साइंटिफिक नेम होगा फेलिस डोमेस्टिका। डॉग यानी कुत्ता, इसका साइंटिफिक नेम होगा कैनिस फेमिलरिस। काव यानी गाय, इसका साइंटिफिक नेम होगा बोस इंडिकस। ये आपको ध्यान में रखना है। टाइगर यानी बाघ, इसका साइंटिफिक नेम होगा पैंथेरा टिग्रिस। हाउस फ्लाई यानी मक्खी, जो दिन के समय आपके घर में मक्खी दिखाई देता है, उसका साइंटिफिक नेम होगा मुस्का डोमेस्टिका। आगे देखते हैं कुछ अन्य इम्पोर्टेंट साइंटिफिक नेम। मैंगो यानी आम का साइंटिफिक नेम होगा मैग्नीफेरा इंडिका। राइस यानी धान का साइंटिफिक नेम होगा ओजा सटिवा। वीट यानी गेहूं का साइंटिफिक नेम होगा ट्रिटिकम एस्टिवम। पी यानी मटर का साइंटिफिक नेम होगा पीसम सटिवम। सरसों यानी मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम होगा ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस।
ग्राम यानी चना का साइंटिफिक नेम होगा सीसर एरिटिनम। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है जो कि उच्चारण में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, पर 2-3 बार उच्चारण करने से आप सही उच्चारण करेंगे और आपको याद भी होगा। इस वीडियो का PDF साथ ही अन्य सभी वीडियो का PDF और अन्य इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।